सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में हम लोग पढ़ रहे थे कामता नाथ द्वारा रचित कहानी लाख की चूड़ियाँ। उसमें लाख की चूड़ियाँ कहानी में हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। शेष अंश जो कहानी का है वो आज हम लोग तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने के पहले हम लोग कहानी में आए हुए कठिन शब्द को रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला कठिन शब्द है जिसको रेखांकित करेंगे आप। दृष्टि यानी निगाह, प्रचार यानी व्यवहार में आना, जोतना यानी मिट्टी को भुरभुरा एवं मुलायम बनाना, भाप लेना यानी अनुमान लगा लेना, फसली विशेष ऋतु में होने वाला, व्यथा यानी पीड़ा, मुखातिब यानी बात करने वाले की ओर मुँह करना, दृष्टि दौड़ाना जो मुहावरे इस कहानी में आया हुआ है इस पृष्ठ में। दृष्टि दौड़ाने यानी कुछ देखना, शरीर ढीला ढल चुकना यानी अत्यंत कमजोर होना, भाप लेना यानी अनुमान लगा लेना। आगे देखेंगे 10वां पृष्ठ में जो आपका कठिन शब्द है डलिया यानी छोटी टोकरी, अंजुली दोनों हाथ की हथेलियों को मिलाकर पात्र जैसा बनाया हुआ जिसे अंजुली कहते हैं। ठिठकना यानी रुकना, फब फब यानी फबना, फबना यानी बहुत अच्छा लगना। एक आना 10 आने बताया गया है कहानी में, उसका अर्थ होता है 6 पैसे या रुपये का 16वां भाग कह सकते हैं। आगे देखेंगे हम कहानी को हम लोग पढ़ेंगे अब, और जहाँ तक हो चुका है वहाँ से कहानी के अंतिम तक हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। तो देखेंगे कहानी हम लोग पढ़ चुके थे कि लेखक जो है वह बहुत दिन 8-10 साल के बाद, पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं कहानी उसका अंश है। लेखक 8-10 साल के बाद अपने मामा के घर जाते हैं। उस समय तक लेखक थोड़े बड़े हो चुके रहते हैं और लाह की रंगीन गोलियों से उनकी रुचि भी हट गई है। और वो जब मामा के गांव जाते हैं तो अचानक उन्हें बदलू की याद आती है। वो बदलू के पास जाते हैं, बदलू से मिलते हैं, नमस्ते कहते हैं। बदलू उनको भूल गया रहता है, लेकिन फिर जब लेखक अपना परिचय देते हैं तो बदलू को याद आती है और बदलू उसे लेखक को बैठने के लिए कहता है, आओ लल्ला बैठो। आगे देखेंगे कुछ देर फिर शांति रही। लेखक को बदलू बैठने के लिए बोलता है और फिर कुछ देर तक वहाँ खामोशी रहती है। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, लेखक कहते हैं मैंने इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई न ही भट्ठी। लेखक कहते हैं मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, ना तो उसे मच्छियाँ दिखाई दिया जिस मच्छिया पर वो बैठकर लाह की चूड़ियाँ बनाता था, और ना ही भट्ठी जिस पर वो लाह पिघलाता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक कहते हैं मैंने बदलू से पूछा, काका आजकल आप काम नहीं करते? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेखक की बातों का उत्तर देते हुए बदलू कहता है अब तो समय काफ़ी बदल चुका है, मशीनी युग आ चुका है, मशीन से सारे काम होते हैं, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और जो बात कांच की चूड़िया में है, जो सुंदरता लाह की चूड़िया में कहाँ लल्ला। लेखक कांच बड़ा लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक ने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढीला ढल चुका था, यानी शरीर जो है कमज़ोर पड़ चुका था। किसका? बदलू का। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, क्योंकि उसका उम्र थोड़ा बढ़ चुका था, वह थोड़ा बुजुर्ग हो चुका था, इसलिए उसके माथे और हाथों पर नस जो है उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। लेखक कहते न जाने कैसे उसने मेरी बात का अनुमान लगा लिया। दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। लेखक की बातों का जवाब देते हुए बदलू कहता है कि मुझे दमा नहीं है, ये खास ऋतु में खास मौसम में होने वाली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। लेखक कहते हैं मैं चुप था क्योंकि मुझे लगा कि बदलू के अंदर कुछ बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। लेखक कहते हैं कि मैं चुप रहा, मैं सोचने लगा कि इस मशीनी युग ने कितने लोगों को रोजगार विहीन कर दिया। मुहावरा है हाथ काट देना। कितने लोगों को रोजगार विहीन कर दिया।
काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर इतने बातों के बाद फिर कुछ देर तक वहाँ शांति बनी रही। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। लेखक की ओर अपना चेहरा करते हुए बात करने, मतलब अपने मुंह को लेखक की तरफ मुखातिब करते हुए अपने लेखक की तरफ करते हुए कहा कि लल्ला, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं तुम्हें आम खिलाऊं। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अब बदलू कहता है लेखक को कि वाह ठीक है, तुमने खाया, लेकिन मैं तुम्हें बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँ यहाँ से। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। लेखक ने बदलू से पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे, शहरी ठहरे ना। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत मतलब एक समय में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। वह रज्जो को 4-5 सिंदूरी जो आम का किस्म होता है उसे लल्ला छांट कर लल्ला को देने के लिए, लेखक को देने के लिए कहा। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि से लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। लेखक की ओर जैसे ही रज्जू ने 4-5 आम बढ़ाए तो अंजलि से, तो उसकी गोरी गोरी हाथों पर, कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बड़ी ही फब रही थी, सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। लेखक उसके नज़रिए को भांप लेता है, देख लेता है और कहता है कि यह आखिरी जोड़ा है। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक कहते हैं कि वह प्रसन्न हुए क्योंकि लाख की चूड़ियाँ बनाना भले ही बंद हो गई थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं था जो आसानी से टूट जाता, जैसा न था कि आसानी से वह टूट जाए। तो इस तरह से लाख की चूड़ियाँ जो कामतानाथ प्रसाद द्वारा रचित कहानी है वह यहीं समाप्त होता है।